उस रात आयशा को पार्टी से लौटते हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है वो देखती है कि रूम की बिजली जा चुकी है। आयशा जैसे तैसे अपने कपड़े को उतारती है और वो नहाने चली जाती है। नहा के जब आयशा बाहर निकलती है तो वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। वो थोड़ी देर अपने बेड पर आराम करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन आयशा को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो नग्न अवस्था में ही सो जाती है। सुबह आयशा की आंख तब खुलती है जब उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर एक प्रोड्यूसर होता है जो आयशा से कहता है, आयशा, मुझे नहीं पता था कि तुम बिना कपड़ों के इतनी ज़्यादा हॉट लगती हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हो। बस बदले में मुझे तुम्हारे उन दोनों रसीले गुलाब जामुनों के साथ खेलने का मौका दो और देखना फिल्मों की दुनिया में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस उस फ़ोन को कट कर देती है। थोड़ी देर बाद आयशा की फ़ोन की घंटी वापस से बजती है। इस बार उसकी सहेली रिया थी फ़ोन पर। रिया आयशा को बताती है कि उसका एक नग्न वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आयशा को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे नहीं पता था कि जिस आदमी के ऊपर उसने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही एक हफ्सी दरिंदा निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी राहुल आ चुका हूँ वापस से एक और रोमांचक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक 60 साल के ठरकी बूढ़े के ऊपर होने वाली है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों की नग्न वीडियो बनाता, उसे देखकर अपना हवस शांत करता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, दरअसल ये कहानी महानगरी मुंबई के एक छोटे से इलाके जबलपुर की है, जहां रिटायर अफसर देवकांत रहता था। देवकांत का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और रहने वाले सिर्फ दो, वो और उसका नौकर शुभम। एक दिन देवकांत के मन में एक विचार आता है। वो सोचता है कि क्यों ना उसके जो 2 कमरे खाली पड़े हैं उसे किराए पर दे दिया जाए। देवकांत अपने नौकर शुभम से कहता है कि उसे उन 2 कमरों के लिए किराएदार चाहिए, लेकिन देवकांत के साफ निर्देश थे, उसे बैचलर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। देवकांत का कहना था कि आजकल के लड़के घर से दूर रहकर अय्याशियां करते हैं। शुभम देवकांत की बातों से पूरी तरह सहमत था। वो उस कमरे की कुछ तस्वीरें खींच लेता है और उन्हें इंटरनेट पर डाल देता है और लिख देता है, बैचलर्स के अलावा अगर किसी ज़रूरतमंद को रूम भाड़े पे चाहिए तो कृपया हमसे संपर्क करें। कुछ दिनों बाद शुभम को एक महिला का फ़ोन आता है। महिला शुभम से कहती है कि उसे रूम चाहिए किराए पे। शुभम उस महिला को घर बुला लेता है। शाम के समय स्नेहा जब वहाँ पहुँचती है तो वो सबसे पहले डोरबेल बजाती है। दरवाज़ा देवकांत खोलता है। देवकांत स्नेहा के हॉट फिगर को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। वो स्नेहा को अंदर बुला लेता है। अंदर स्नेहा देवकांत को अपना परिचय देते हुए कहती है, जी मैं स्नेहा, पेशे से एक पत्रकार हूँ। यहीं पास में ही मेरा ऑफिस है और मैंने ही आपसे रूम देखने की बात की थी। देवकांत, जो स्नेहा के हुस्न पे पहले से ही लट्टू था, वह स्नेहा की तारीफ करते हुए कहता है, स्नेहा जी, आप इस उम्र में भी इतनी जवां और सुंदर है। आपको पत्रकार की जगह हीरोइन होना चाहिए था। स्नेहा देवकांत की तारीफ से खुश होती है, लेकिन साथ ही वो अपने डिवोर्स की बात भी कह जाती है। जी मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मेरे पति ने मुझे 6 महीने में ही डिवोर्स दे दिया। अगर उन्हें पता चलता कि मैं हीरोइन बनने वाली हूँ तो वो तो मुझसे शादी ही नहीं करते। देवकांत स्नेहा की तरफ प्यार से देखता है। स्नेहा जी, कुछ लोगों को आज भी यही गलत फहमी है कि औरतें अभी भी सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा होती हैं। स्नेहा अब देवकांत की बातों से बहुत प्रभावित होती है। उसे लगने लगता है कि देवकांत एक नेक और औरतों के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन देवकांत के उस मासूम चेहरे के पीछे की हैवानियत शायद स्नेहा नहीं समझ पाई। इसी बीच शुभम वहाँ पहुँचता है। वो स्नेहा को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। स्नेहा को कमरा बेहद पसंद आता है और वो लौटते समय देवकांत से किराए की बात करती है। शुरुआत में देवकांत स्नेहा को 5,000 प्रति महीने देने को कहता है, लेकिन स्नेहा ये सुनकर चुप हो जाती है। स्नेहा पेशे से एक पत्रकार ज़रूर थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो 5,000 के किराए के कमरे में रह सके। देवकांत, जो कि स्नेहा के फिगर के पीछे लट्टू हो पड़ा था, वो किसी भी हाल में स्नेहा को अपनी हाथ से नहीं जाने दे सकता था। तभी वो फौरन स्नेहा से कहता है, स्नेहा जी, जब मैंने आपसे बात किया तो मुझे पता चला कि आप बहुत ही नेक और सुलझी हुई औरत हैं। आपकी जैसा किराएदार मिलना बहुत मुश्किल है।
आप एक काम करें, आप 2500 महीने में इस घर में रह सकती हैं। स्नेहा ये सुनकर बेहद खुश होती है और वो देवकांत की तारीफ करते हुए कहती है, देवकांत जी, मैं इस शहर में पिछले 1 साल से हूँ और मैंने आज तक आपके जैसा मकान मालिक नहीं देखा। आपको हीरे की असली परख है। दोस्तों, देवकांत को हीरे की कीमत का अंदाजा तो था, इसलिए तो उसने स्नेहा जैसी जवान और सुंदर महिला को आधे किराए में रहने को घर दे दिया। दोस्तों, स्नेहा का हुस्न अब देवकांत को दिन प्रतिदिन पागल करता जा रहा था। देवकांत अब किसी भी तरह स्नेहा के उन कोमल अंगों के साथ खेलना चाहता था और उसे अपनी हैवानियत भरी हाथों से धर दबोचना चाहता था। वो अब इसके लिए किसी भी हद तक गिनने को तैयार था। तभी देवकांत के ठरक भरे दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों न स्नेहा का मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। वह फ़ौरन बाजार से एक सिम खरीद कर लाता है और स्नेहा को अनजान व्यक्ति के रूप में फ़ोन करता है और कहता है, स्नेहा जी, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मुझे पता लगा कि आप आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप एक काम करें, आप मेरे साथ एक रात बिताएं और बदले में मैं आपको पैसों से नहला दूंगा। उन दिनों सच में स्नेहा की सैलरी बेहद कम थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन साथ ही वो एक नेक और शरीफ महिला थी। उसने कड़े शब्दों में देवकांत को मना करते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइंदा तुमने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। उस हादसे के बाद देवकांत को इतना तो पता चल गया था कि स्नेहा की कोमल अंगों के साथ खेलने का उसका सपना ही रह जाना था। लेकिन दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि इंसान जब एक बार पतन के रास्ते पर चलने लगता है तो उसे खुदा का भी खौफ नहीं होता है। देवकांत की दरिंदगी भरे दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब देवकांत स्नेहा के कोमल अंगों से खेलने के बजाय अब उसे देखकर अपनी हवस पूरे करने की योजना में लग जाता है। वो बाजार से एक खुफिया कैमरा खरीद कर लाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब स्नेहा काम पर जाती है। स्नेहा जैसे ही काम के लिए निकलती है, देवकांत डुप्लीकेट चाबी से उसके घर में दाखिल होता है और एक पेंटिंग के पीछे उस छोटे से खुफिया कैमरे को अटैच कर देता है और अपने लैपटॉप से उसे कनेक्ट कर लेता है। देवकांत और अपनी हवस की आग को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी से बैठा था। उसे बस इंतज़ार था तो स्नेहा के वापस घर लौटने का। उस समय में स्नेहा अपने रूम में दाखिल होती है। वो नहाने के लिए अपने बदन से एक एक कपड़े को उतारती है। देवकांत भी इस दृश्य को अपने लैपटॉप में देख रहा था और स्नेहा के कोमल अंगों का आनंद ले रहा था। कुछ ही समय में स्नेहा निर्वस्त्र हो जाती है और देवकांत भी उसके गोरे अंगों को देखकर मजे लूट रहा था। देवकांत की हवस की आग अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसे धीरे धीरे इस काम में बहुत मजा आने लगा। वो दिन रात स्नेहा के बड़े बड़े रसीले अंगों को देखता और उसके मजे लेता। देवकांत का यह कर्मकांड अगले कुछ महीने तक चला। वो दिन रात स्नेहा को नग्नावस्था में देखता और मजे लेता। लेकिन कुछ महीनों बाद देवकांत को स्नेहा से अब मन भर चुका था। उसे अब एक नया शिकार चाहिए था। देवकांत एक दिन वापस से शुभम को कहता है कि दूसरी वाली कमरे के लिए उसे एक अच्छी सी किराएदार चाहिए। शुभम फिर से उन कमरों की फ़ोटो खींचता है और उन्हें इंटरनेट पर डाल देता है। कुछ दिनों बाद आयशा उस कमरे को देखने पहुंचती है। आयशा जो कि फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। देवकांत उसे भी कम किराए का झांसा देकर उसे फंसा लेता है। आयशा की उम्र बेहद कम थी। वो महज 24 वर्ष की थी, लेकिन फिगर ऐसा जो अच्छों को पानी पिला दे। इसलिए देवकांत की नज़र उसकी शक्ल से ज़्यादा उसकी फिगर पर रहती। देवकांत को अब अपनी हवस शांत करने के लिए एक नया शिकार मिल चुका था। देवकांत आयशा के रूम में पहले से ही कैमरा फिट कर देता है और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को नग्न देखकर उसे जो परम सुख का अनुभव होता है उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। वो बारी बारी से स्नेहा और आयशा
दोनों के नग्न बदन को निहारता और उससे अपनी फिरक शांत करता। दोस्तों, देवकांत का ये कार्यक्रम काफ़ी दिन तक चला, लेकिन अंततः उसका पाप का घड़ा अब भर चुका था। दोस्तों, आए दिनों की तरह ही उस दिन भी देवकांत आयशा के छोटे मगर रसीले अंगों का मजा ले रहा था, लेकिन उस रात कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, अगली सुबह शुभम देवकांत के कमरे में झाड़ू पोछा के बहाने घुसता है। उसकी नज़र उस लैपटॉप पे पड़ती है, लेकिन शुभम को ये नहीं पता होता है कि उसका मालिक एक हफ्सी दरिंदा है। वो लैपटॉप में देवकांत की सारी काली करतूतों को देख लेता है और मौका पाते ही अपने कंजूस मालिक से पैसा ऐंठने का प्लान बनाता है। शुभम ने मौका पाते ही अपने मालिक से पैसे ऐंठने का सोचा। वो अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे आपके सारे काले कांडों के बारे में पता चल गया है, लेकिन घबराइए मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। देवकांत शुभम की तरफ गुस्से से देखता है और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। हरामखोर, ये मत भूल के मैंने तुझे काम पे रखा है, इसलिए तेरी 2 वक्त की रोटी चल जाती है। अगर मैं तुझे काम से निकाल दूं तो तू भूखे मर जाएगा। आज तूने जो ये बात कही है, आइंदा मैं तेरे मुंह से ये बात सुनना नहीं चाहता हूँ, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। दोस्तों, शुभम उस वक्त तो देवकांत को कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। वो बस मौके की फिराक में था। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी देवकांत का ठड़क है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे आज भी स्नेहा के बड़े मगर कोमल अंगों को, आयशा के छोटे मगर रसीले अंगों का मजा लेता। लेकिन दोस्तों, ठरक की देवकांत को एक बात का अंदाजा भी नहीं था, एक दिन उसकी यह ठरक ही उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों, कयामत की रात आ चुकी थी। उस रात 2 घटनाएं घटी। पहला, आयशा जो कि मुंबई सिर्फ और सिर्फ हीरोइन बनने के लिए आई थी, उसे उसकी पहली फिल्म का मिलना। दोस्तों, आयशा इस खुशी में पार्टी कर रही थी, लेकिन पार्टी से लौटते हुए वो बहुत देर कर चुकी थी। वो जब अपने रूम पे पहुंचती है तो वो देखती है कि रूम की बिजली जा चुकी है। वो जैसे तैसे अपने कपड़े को उतारती है और नहाने चली जाती है। नहा के जब आयशा बाहर निकलती है तो उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। वो उसी नग्न अवस्था में ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों, आयशा को इस बात का भनक भी नहीं था कि उसकी यह छोटी सी गलती उसके करियर को बर्बाद कर देने वाली थी। दोस्तों, उस रात शुभम को भी अपने थप्पड़ का बदला मिलने वाला था। उस कयामत की रात शुभम की आंख अचानक से खुलती है। वो जब बाहर निकलता है पानी पीने के लिए, तो वो देखता है कि देवकांत अपना कमरा लॉक करना भूल गया है। वो जल्दी से उस रूम में दाखिल होता है। तभी उसकी नज़र एक चाबी पर जाती है। दोस्तों, वो चाबी देवकांत की अलमारी की रहती है। वो जल्दी से उस अलमारी को खोलता है। दोस्तों, शुभम ये देखकर चौंक जाता है कि उस अलमारी में देवकांत की सारी जमा करी हुई पूंजियां रहती है। वो जल्दी से एक झोले में सारे पैसे को बटोर लेता है और अलमारी को फिर से बंद करके चाबी को टेबल पर रख देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो चाबी उस टेबल पर रखता है, उसकी नज़र उस काले लैपटॉप पर जाती है। दोस्तों, वो देखता है कि आयशा आज नग्न सोई हुई है। ये देखकर शुभम को अपने थप्पड़ का बदला लेने का याद आता है। वो जल्दी से उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है और नीचे लिख देता है, मैं देवकांत, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, ये कर शुभम को तो अपने थप्पड़ का बदला मिलने वाला था, लेकिन उसे इस बात की जरा से भी भनक नहीं थी कि एक मासूम की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। दोस्तों, पैसे लेकर शुभम घर छोड़कर भाग जाता है। सुबह आयशा की जमा खुलती है तो उसे दर्जनों फोन आ चुके थे। उसमें से एक हफ्सी प्रोड्यूसर कर आता है जो उसे अपने साथ रात बिताने को कहता है और बदले में उसे अपने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल देने वाला था। लेकिन आयशा उस फोन को कट कर देती है। तभी आयशा को अपने प्रोड्यूसर का फोन आता है जो उसके साथ पहली फिल्म करने वाली थी। लेकिन वो प्रोड्यूसर भी उसे साफ इनकार करते हुए कहता है कि आयशा, तुमने जो घिनौनी और नीच हरकत की है, उसके बाद मैं तुम्हें एक भी फिल्म के लिए साइन नहीं करूंगा और ये जो फिल्म है इसे भी मैं बंद करता हूँ। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। आयशा के साथ अब जो होने वाला था, उसके बाद आयशा के पैरों तले जमीन खिंचने वाली थी जब आयशा को उसके पिता का फोन आता है। पिता फोन पर रो रहा होता है और आयशा से कहता है, बेटी, तूने ये क्या कर दिया? अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा हूँ। लेकिन आयशा को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से अपना मोबाइल का नेट ऑन करती है और जैसे ही वो इंटरनेट खोलती है, वो देखती है कि उसका नग्न वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखा है। आयशा को वो वीडियो देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है।
लेकिन जब वो गौर से उस वीडियो को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो उसी के रूम का है। वो फौरन अपने रूम की छानबीन करने लगती है। छानबीन के दौरान उसे देवकांत का छुपाया हुआ कैमरा मिलता है। कैमरा को देखते ही आयशा को देवकांत की सारी असलियत का पता चल चुका था। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि देवकांत ने उसे इतने कम पैसों में अपना रूम किराए पर क्यों दिया। आयशा अब कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होती है। उसे देवकांत के ऊपर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। आयशा फौरन देवकांत के रूम में जाती है जहां देवकांत आराम से सो रहा होता है। आयशा को देवकांत के रूम में एक चाकू दिखता है। देवकांत कुछ समझ पाता, इससे पहले आयशा चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। देवकांत की चीखें सुनकर स्नेहा फौरन दौड़कर नीचे आती है। वो सारी चीज़ों को चुप कर देख रही होती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि देवकांत मर चुका था और आयशा के हाथ में अब भी चाकू है। पुलिस फौरन आयशा से वो चाकू छीन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने भला इसे क्यों मारा। आयशा पुलिस और स्नेहा के सामने रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, स्नेहा जी, इस हफ्सी ने हम दोनों के रूम में कैमरे लगा दिए थे। इससे हम अपने रूम में जो भी कुछ करते उसे ये हफ्सी बड़े प्यार से देखता और हमें बिना कपड़ों के देख ये ठरकी अपना ठरक बुझाता। साथियों, स्नेहा को भी ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस अधिकारी आयशा को संभालते हुए कहते हैं, इन हफ्सियों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही नीच अपराध है, लेकिन आपको इस तरह कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पुलिस फौरन देवकांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और क्राइम ब्रांच की मदद से आयशा का जो नग्न वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था उसे भी डिलीट करवाते हैं। आयशा को न्याय दिलाने में उसकी पूरी मदद करते हैं। साथियों, ये थी ठरकी देवकांत की कहानी। ऐसी कहानी न सिर्फ हमें समाज में हो रहे गंदे कृत्यों से सावधान करती है, बल्कि हमें सीख भी देती है कि कोई अनजान अगर हमारी इतनी मदद करता है तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ विशेष लाभ रहता है। दोस्तों, आयशा ने जो किया वो सही है या गलत, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।